हेलो एवरीवन, हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम इसकी बेसिक टर्म्स रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया था। प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल पोटेंशियल के बारे में बात की थी और केमिकल पोटेंशियल जो निकाला था हमने, उसके बाद हमने फ्री एनर्जी चेंज निकाला था रिएक्शंस के लिए, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। जी इज फ्री एनर्जी, ठीक है। और हमने प्रिडिक्ट किया था कि जब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा, दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, यानी वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इतना पार्ट हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कवर अप कर चुके हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी। मुझे बात करनी है केमिकल इक्विलिब्रियम की इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बात कर ली, वो पॉइंट जहां पर रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा। और फ्री एनर्जी के केस में हमने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। और केमिकल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो हम कुछ ऐसा प्लॉट करते हैं, इधर आती है फ्री एनर्जी, ये ग्राफ मैंने पहले भी प्लॉट किया, इधर आता है टाइम। विद द टाइम जो रिएक्टेंट है उसका रेट डिक्रीज होता है और जो प्रोडक्ट है उसका रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये दोनों मैच कर जाते हैं, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये है हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट है जो डिक्रीज जा रहा है, और इधर आता है हमारा प्रोडक्ट जो कि बढ़ रहा है। एक पॉइंट पे दोनों मैच कर जाते हैं, उस टाइम पर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरो। मींस इस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। डन। हमने कहा था एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होएगी जिस पॉइंट पर डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। एक रिएक्शन के होने के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। इस पॉइंट पे डेल्टा जी क्या है, जीरो। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेल्टा जी क्या है, जीरो। ये तो हमें इस ग्राफ से ही पता लगा, बिकॉज इस टाइम पे जितना प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट है, दोनों की फ्री एनर्जी बराबर। जब मैं इसे पुट करूंगी तो डेल्टा जी क्या आएगा, जीरो। बट हमने पीछे कहा कि स्पॉन्टेनियस के लिए तो रिएक्शन को नेगेटिव होना पड़ेगा। डन। यहां पर मैं किस रिएक्शन की बात करी, रिवर्सिबल रिएक्शन की। एक रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स जिसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में, तभी रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, बट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। रिएक्शन पॉसिबल है तभी क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो रही है। अगर दोनों रिएक्शन हो रही हैं तो अंडर सेम कंडीशन ये भी स्पॉन्टेनियस है और बैकवर्ड भी स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू दोनों के लिए, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, इसके लिए क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। यहाँ से तो कोई ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर एक रिएक्शन है रिवर्सिबल तो उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है। अगर दोनों रिएक्शन पॉसिबल हैं अंडर द सेम कंडीशन, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, दोनों के लिए फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसी को हम प्रूव करते हैं कि किस तरह से होगा। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रही हूँ, N2O4 गैसियस स्टेट में ये चेंज हो जाता है 2NO2 गैसियस स्टेट में। ठीक है, होमोजेनियस रिएक्शन है, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेस में है। ठीक है, मैंने N2O4 को चेंज कर दिया 2NO2 में। ठीक है, जब इसके लिए डेल्टा जी को पढ़ा गया स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को मैं इस तरह से लिखूंगी, दैट कम आउट टू बी 5.40 किलो चाउल। ये तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है हमें। ठीक है, इसके लिए जो मैंने टेम्परेचर रखा है वो है 298 केल्विन, स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने लास्ट टाइम बात की थी, स्टैंडर्ड कंडीशंस में आ जाएगा ये।
डेल्टा जी की वैल्यू मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल होने के लिए रिएक्शन को जी की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं N2O4 किस में नहीं चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यहां से हमें पता लगता है N2O4 डज नॉट डिसोसिएट इनटू NO2। अगर इसके लिए पॉजिटिव है फॉरवर्ड के लिए, तो बैकवर्ड के लिए वैल्यू अपने आप नेगेटिव होगी। दैट मीन्स NO2 किस में चेंज हो जाएगा, N2O4 में। बट रिवर्स इज पॉसिबल। यहीं से पता लग गया, अगर एक रिएक्शन के लिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स वो रिएक्शन तो नहीं होनी चाहिए, तो अपोजिट के लिए तो ऑब्वियसली वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगी तो रिवर्स पॉसिबल है। इसका मतलब पूरा NO2 इसमें चेंज हो जाएगा, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, रिएक्शन में क्या आएगी, कंप्लीशन हो जाएगी। इतना हमें इस वैल्यू से पता चला। ठीक है, बट ये तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मींस फॉरवर्ड भी पॉसिबल है एंड बैकवर्ड भी पॉसिबल है, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आएगा। वो कैसे, तो हमने क्या किया, इसको पूरा स्टडी किया। ठीक है, इसके फ्री एनर्जी चेंज को पूरा स्टडी किया। जब इसके फ्री एनर्जी चेंज को हमने स्टडी किया तो एक साइड आ गई हमारी फ्री एनर्जी दैट इज G, और दूसरी साइड आ गई फ्रैक्शन। एक साइड हमने इसका फ्रैक्शन ले लिया ग्राफ में और एक साइड ये ले लिया। ठीक है, तो अब जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये वैल्यू कुछ इस तरह आई। यहाँ पे मेरा A है, यहाँ मेरा B है। A को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे मेरा N2O4 है, यहाँ पे मेरा क्या है NO2, कितने 2 मोल्स, यहाँ कितने हैं 1 मोल। जो मैंने रिएक्शन लिया वही चीज़ लिया, ये चेंजेस इनटू दिस, तो मैंने वही पॉइंट लिया। ठीक है, इस केस में इस पॉइंट पे B पे ये वाला जो चेंज आता है मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, दैट इज 5.40 किलो जाओ। ये जो वैल्यू है ये नीचे ही 0.84 किलो जाओ। ठीक है, ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैं E के नाम दे दूं। E मीन्स इक्विलिब्रियम। डन। हमने जब इसे स्टडी किया पूरे सिस्टम को, ठीक है, तो अलग अलग जो हमारे पास चेंज आए उससे हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। हमारे पास ये ग्राफ आया, हमने ग्राफ की सारी वैल्यूज को नोट कर लिया। अब देखो, अभी तक हमें क्या लग रहा था, फ्री एनर्जी चेंज तो पॉजिटिव है, इसमें मतलब रिएक्शन नहीं होगी, बट रिएक्शन हुई। ठीक है, रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर देखो ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर ना जाया गया, नीचे डाउन में गया। कितना डाउन गया, 0.84 किलो जाओ। इसका मतलब जब N2O4 इसमें चेंज हुआ 2NO2 में, ये इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, डाउन में गया ना। अगर ये 0 है तो ये नीचे की तरफ माइनस हो गए 0.84 किलो जाओ, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए मींस फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ग्राफ से हमें इतना क्लियर हो गया कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये चीज आ रही है। ठीक है, अब मान लो अब बैकवर्ड रिएक्शन करो, 2 मोल्स को इसमें चेंज होना। ठीक है, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन मींस अब 2NO2 को किस में चेंज होना है, N2O4 में। ठीक है, अब इसके लिए अगर जब हम निकाल लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा G की, -5.40। अब इस टाइम पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो हम ये कहते हैं ना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो उल्टा कर सकते हो आप। ठीक है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो इतनी है ना, माइनस रिएक्टेंट कितना है 5.40, इस तरह से लिख लो चाहे इस तरह से लिख लो। तो हमारे पास डेल्टा G कम आउट टू बी, जब आप इसे प्लस करोगे 6.24 आ रहा। ठीक है, 6.24 किलो जाओ। अब फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन भी ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, और फॉर बैकवर्ड रिएक्शन भी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। दोनों केस में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स डेल्टा G जब नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या आ गई, स्पॉन्टेनियस। बोथ रिएक्शंस आर
स्पॉन्टेनियस। दोनों रिएक्शन क्या हो गए? स्पॉन्टेनियस, यानी दोनों रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। जबकि जब हम डेल्टा जी की वैल्यू देख रहे थे, ये वैल्यू, तब हमें लग रहा था कि ये तो पॉजिटिव है, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हमारी दोनों ही प्रेडिक्शन, पहली प्रेडिक्शन की ये डिसोसिएट नहीं होगा मींस फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, ये भी गलत हो गई। दूसरा, रिवर्स रिएक्शन को कंप्लीशन होनी चाहिए, वो भी गलत होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या आ गया? एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। हमने इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दोनों वैल्यू को निकाल लिया। क्लियर? दैट मीन्स अब ये रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड भी पॉसिबल है एंड बैकवर्ड भी पॉसिबल है। तो ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए क्या होगा? नेगेटिव। तभी रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो हम यहाँ निकाल लिया केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी। क्लियर? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन रिएक्शन। अब हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन रिएक्शन। डन। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जैसे आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी हमने थर्मोडायनेमिक में डेल्टा जी नहीं पढ़ा। जैसे अपने वर्क निकाला था ना पीछे, थर्मोडायनेमिक 1 में W की वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ V, ln V2/V1 और P की टर्म्स में। ठीक है, ऐसे जब थर्मोडायनेमिक 2 पढ़ोगे तब आप डेल्टा जी की वैल्यू निकालोगे। दैट डेल्टा जी कम आउट टू बी nRT। तो सिमिलर वे में हमारे पास डेल्टा जी आता है, दैट इज nRT ln P2/P1। क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक 2 नहीं किया तो ये वैल्यू आपको एज सच याद रखनी है। ठीक है, सेम जो KP KC की टर्म्स में है, इसका डेरिवेशन हम बाद में भी करेंगे। ठीक है, वो भी आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT ln KP। KP KC तो हम निकाल चुके हैं ना, वही KP KC है यहाँ पे, ln KC। जैसे KP वैसे KC। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में जैसे वर्क के फॉर्मूले होते हैं, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में जी के भी फॉर्मूले होते हैं। जी फ्री एनर्जी होता है, वो होता है H माइनस TS। तो मैं यहाँ फ्री चेंज लिखती हूँ, G इज इक्वल टू H माइनस TS। H हमने पढ़ा हुआ ना एंथैल्पी, T टेम्परेचर, S एंट्रोपी होता है, जो हम सेकंड में पढ़ेंगे, सेकंड थर्मोडायनेमिक में, जो नेक्स्ट इसमें है। अभी के लिए आपका फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि मैं फ्री एनर्जी चेंज की बात करी तो इनका भी चेंज आ जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एंट्रोपी का चेंज होता है ना। जैसे यहाँ एंट्रोपी चेंज है, अभी एंट्रोपी चेंज कैसे निकलेगा? चेंज किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये आ जाती है S ऑफ प्रोडक्ट माइनस S ऑफ रिएक्टेंट, इसके बराबर। ठीक है, और डेल्टा जी किसके बराबर आपने लेना है? G ऑफ प्रोडक्ट माइनस G ऑफ रिएक्टेंट, इसके बराबर। कई बुक्स में यहाँ पे सबमिशन लिखा होगा। सबमिशन का मतलब होता है जितने प्रोडक्ट है उन सारों की वैल्यू प्लस करो, जैसे हमने पीछे किया। ठीक है, जैसे हम वैल्यू निकाल रहे थे, सारे को इस तरह का सबमिशन साइन होगा, मीन्स जितने प्रोडक्ट है सारों की सबमिशन वैल्यू। सिमिलरली आप उसमें एंट्रोपी में भी इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें हमने डेल्टा जी को अलग अलग टर्म्स में निकाला हुआ है। जैसे पहले में किया, डेल्टा जी इज इक्वल टू nRT ln P2/P1। सेकेंड, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस RT ln KP। सेकेंड, नेक्स्ट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln KC। नेक्स्ट, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S, जैसे H माइनस TS होता है उस टर्म्स में। फिर डेल्टा S किसके बराबर होगा? दोनों का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और सिमिलर ये वैल्यू किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जहां भी चेंज आएगा उसका मतलब है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आपने इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। मैं अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं करा रही, जब हमारे पास इकट्ठे कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे देन हम उन सबके न्यूमेरिकल इकट्ठे करेंगे। ठीक है, एक क्लास हम प्रॉपर न्यूमेरिकल की करेंगे। तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल है मैं उन्हें स्किप करा रही हूँ, बाद में इकट्ठे जब हम अगला अपना टॉपिक क्वांट ऑफ फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम सारे इकट्ठे एक क्लास में करेंगे। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं कि हम कौन कौन से फॉर्मूलों की टर्म्स में जी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम।
हम यहाँ पूरे चैप्टर में इक्विलिब्रियम की बात करें तो अब उस इक्विलिब्रियम के क्राइटेरिया की बात करते हैं। इन अदर टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल पोटेंशियल। यहाँ में केमिकल पोटेंशियल म्यू पढ़ा हुआ है, पीछे पढ़ा था, ठीक है, जो जी की टर्म्स में होता है, हमने उसमें फॉर्म पढ़ना है। तो मैं टेम्परेचर में, प्रेशर में और म्यू की टर्म्स में अब क्या निकालना है, क्राइटेरिया निकालना है किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम। डन। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होंगे। हमने पिछले चैप्टर में जब थर्मोडायनेमिक 1 किया था तब 3 तरह के इक्विलिब्रियम की बात की थी, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल। ये थर्मोडायनेमिक्स में थे, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें हीट का चेंज नहीं होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें वर्क का चेंज नहीं होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब जिसमें नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एक रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उसे हम कह रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते थे। अब हमें इन्हें किसमें निकालना है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड। पहले लेते हैं कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की टर्म्स में ले, दैट मीन्स जो हमारा Ts है, ये सारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो हमारे नेक्स्ट सेम में है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद होगा, जो एंट्रोपी होती है वो फंक्शन किसका होता है, U एंड V का, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो S होता है Q/T। तो हम यहाँ ले रहे हैं DS1 प्लस DS2। ये वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर पूरा एंट्रोपी चेंज 0 है तो जितने भी होंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट 1, 2 उन सबकी वैल्यू क्या होगी, 0। S क्या होता है, Q/T। तो ये वैल्यू DS1 किसके बराबर आ जाएगी, dQ/T1। ऐसे DS2 किसके बराबर आएगी, dQ/T2। तो मैं इसमें पुट कर सकती हूँ वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। जब पुट करेंगे तो Q/T1 ये कर लिया आएगा, हमने वहां पढ़ा था ना हीट पाथ और फंक्शन, तो ये इस वाली वैल्यू कर ली, मैं लिखेंगे कर ली T2 इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से ये वैल्यू लोगे कॉमन आ जाएगी, अंदर बचेगा हमारे पास 1/T1 माइनस 1/T2। आइदर दिस 0, हीट कांट बी 0, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, तो आएगी T2 माइनस T1 ओवर T1, T2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0, दैट इज T2 इज इक्वल टू T1। आगे टेम्परेचर बराबर, तो आगे हमारी किसकी क्राइटेरिया, टेम्परेचर का क्राइटेरिया, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे प्रेशर के लिए। सेकेंड इज कंडीशन ऑफ प्रेशर। एंट्रोपी के साथ रिलेट किया तो टेम्परेचर आया। ऐसे ही हमारे पास एक टर्म होती है A, हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन होता है जो हमारे पास A, वो होता है dA। ये होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो सेम करो, dA1 इज प्लस dA2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल उसी वे से, ठीक है। ये होता है हमारे पास PdV, तो हमारे पास dA1 किसके बराबर आ गया, माइनस P1dV, और dA2 इसके बराबर आ गया P2V। ये एक तरह का वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन हो गया तो हमने प्रेशर वर्क ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है एक फेज से दूसरे फेज में, तो जो चेंज आ रहा है वो हमने दोनों वैल्यू ले ली। अब हम इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस P1dV प्लस P2dV इज इक्वल टू 0। dV हमने बाहर ले लिया, अंदर आ जाए हमारे पास P2 माइनस P1। अभी चेंज है वो तो 0 नहीं है ना, क्योंकि हम डिक्रीज इन वॉल्यूम कर रहे हैं, तो डेल्टा V की कुछ वैल्यू होगी, दिस कांट बी 0, दैट मीन दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या गया, P2 इज इक्वल टू P1। तो ये प्रेशर का क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। अब आ जाए इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल, कंडीशन ऑफ म्यू। म्यू इज केमिकल पोटेंशियल, हमने पीछे पढ़ा है। म्यू किस टर्म में, G की टर्म में, G ऑफ T और P की आता है 0, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। मतलब dG1 प्लस dG2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। G निकाला था पीछे म्यू की टर्म्स में, GI म्यू DNI की टर्म्स में था, सेम यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 1 के लिए आ जाएगा dG1 निकाल लो, म्यू 1 DN
और dg2 किसके बराबर आ गया, μ2dn। जब मैं इसमें पुट करूंगी तो 1 की वैल्यू आएगी -1dn प्लस μ2dn तो 0। ये आ गया μ2 माइनस μ1 इंटू dn इज इक्वल टू 0। dn कांट बी 0, दैट मीन्स μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू 0। दैट कम आउट टू μ2 इज इक्वल टू μ1। ये आ गया किसका क्राइटेरिया, केमिकल पोटेंशियल का। केमिकल को हमने फ्री एनर्जी से रिलेट कर दिया, प्रेशर को हमने वर्क फंक्शन से रिलेट कर दिया और टेम्परेचर को हमने किससे रिलेट कर दिया, एंट्रोपी के साथ रिलेट कर दिया। डन। तो ये आ गया हमारे पास क्राइटेरिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हमें केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करना है किसका, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का। जो हमने पीछे पढ़ी है वही यहाँ पर ड्राइव करेंगे बट थर्मोडायनेमिक्स टर्म में। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैं ले रही हूं, ये रिएक्शन मैंने बहुत बार कंसीडर किया, मैंने वही रिएक्शन ले ली। ए बी कई सारे रिएक्टेंट है, चेंजेस इनटू एम एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ए बी ये मेरे रिएक्टेंट है, ये इनकी कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास कुछ म्यू की वैल्यू भी होगी, केमिकल पोटेंशियल। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल पोटेंशियल तो आएगा। तो एक हो गया म्यू ए, म्यू बी, ऐसे ही सो ऑन। इधर आ गया म्यू एम, म्यू एन एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी, फ्री एनर्जी की, ठीक है। तो पहले निकालते हैं फ्री एनर्जी के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। जी किसके बराबर होता है, एन म्यू ए के बराबर, ठीक है। एन म्यू के बराबर ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। एन की वैल्यू तो यही है ना, ए बी सी डी जो भी होंगे, एम एन ओ पी यहाँ पे जो होंगे, सोन। ऐसे ही रिएक्टेंट में आ जाओ, सॉरी प्रोडक्ट में आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, एम म्यू एम प्लस एन म्यू एन सोन। डन। अब मुझे डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यूज इक्वेशन 1 2 हियर। ये पिछले फॉर्मूले थे, हमने जस्ट यहाँ पे यूज किए। तो मेरे पास डेल्टा जी किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट की वैल्यू लिखो पहले, दिस माइनस ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी प्लस सो ऑन, इसके बराबर आ गया। डन। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब एट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। केमिकल इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0। दैट मीन्स ये 0 है तो एम म्यू एम प्लस एन म्यू एन माइनस इक्वल टू 0। ये दोनों 0 हो जाएंगे ना। ये अगर 0 है तो ये वाली टर्म भी 0 होगी, ये 0 है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। ये टर्म उधर चली गई तो माइनस से क्या हो गई, मेरे पास प्लस आ गई। डन। मेरे पास इतना आ गया, तो मैंने इतना पार्टी से निकाल के रख लिया, इसे मैं मार्क कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। डन। अब मुझे प्रेशर यहाँ पर किसकी टर्म में बात करना है, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन की। तो अब आते हैं म्यू। म्यू हमारा क्या है, केमिकल पोटेंशियल। जब इस केमिकल पोटेंशियल को निकालते हैं तो ये म्यू हमारे पास आता है म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी, जो आपको ऐसे याद है। ये आता है म्यू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। अगर मेरे पास एक गैस है, उसका जो मिक्सचर है तो अलग अलग प्रेशर्स हो जाएंगे, उन टर्म्स में हमने इससे क्या निकाल लिया, म्यू को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकाल ली। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये तो म्यू है, एक है ना, तो अब ओवरऑल आ गया। अब मेरे पास एक फैक्टर ए है, एक बी है, एक एम है, एक एन है, अलग अलग है, तो मैं इसे ए की टर्म्स में निकाल सकती हूँ। अलग कंपोनेंट है ना, तो उसका प्रेशर भी तो अलग होगा ना, तो मैंने ये निकाल लिया। ऐसे ही बी के टर्म में
ए बी की टर्म में आ गए, ऐसे एम एन की टर्म में भी तो निकालोगे, ये भी तो एम, ये भी एन है। डन एंड सो ऑन, जितने भी होंगे उन सब की टर्म्स में हमने इस तरह निकाला। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज को मैं इक्वेशन 3 में पुट कर सकती हूँ, ए की, बी की, एम की, एन की, सारी वैल्यूज में पुट कर सकती हूँ। पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब मैं सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करी हूँ, तो पुट करो एम, एम के साथ म्यू एम की वैल्यू, एम वाली टर्म पुट कर दो, ये आ गया, प्लस एन सो ऑन इक्वल टू, किसके इक्वल है, ए वाली टर्म के, ए ऐसे ही बी, सो ऑन। डन, इतना पुट कर दिया। अब देखो दो दो टर्म होगी, एक एम म्यू नोट वाली और एक आर टी वाली, सारी अलग अलग कर लो, सबको खोल दो। एम वाली टर्म को खोलूंगी तो पहले ये आएगा, इधर से ये आएगा, ऐसे ही सो ऑन आगे की टर्म आ जाएगी। डन, प्लस आर टी एम एल एन पी एम, इधर से क्या आएगा, प्लस आर टी एन एल एन पी एन, सो ऑन इक्वल टू, इधर वाले को खोलेंगे, ए म्यू नोट ए प्लस बी म्यू नोट बी, दिस प्लस इधर आ जाओ, आर टी ए एल एन पी ए प्लस आर टी बी एल एन पी बी, सो ऑन, कॉन्टिन्यूटी में चलेगा। डन, मैंने इन्हें खोल के अलग अलग लिख लिया। डन, क्लियर हो गया इतना। अब ये आर टी वाली टर्म्स है, बाकी टर्म में सच लिख रही हूँ, पहले आर टी वाली टर्म पे आते हैं। आर टी कॉमन है, सारे में से आएगा बाहर, ले लिया अलग। ये है एल एन पी एम, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो आगे होता है वो इसकी पावर में चला जाता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, सेम इसे ऐसे एल एन पी एन की पावर एन हायर ज्वाइन, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है, ए वाली टर्म। पहली टर्म को मैंने नहीं छेड़ा अभी तक, उसे मैंने ऐसा सच रखा है, प्लस आर टी मैंने बाहर ले लिया, ये क्या बता, एल एन पी ए की पावर ए प्लस एल एन पी बी की पावर बी, ये आ जाएगा मेरे पास। डन, अब क्या करेंगे, आर टी वाली टर्म एक साइड ले जाओ, ये टर्म एक साइड ले आओ, ठीक है, तो मैं ये पहले इधर ला रही हूँ और ये वाली उधर लेके जा रही हूँ, तो आर टी तो बाहर है ही, अंदर वाली टर्म ले आओ, ये तो था ही, ये वाला आर टी इधर आके माइनस आर टी एल एन ये हो जाएगा इक्वल टू, ए वाली टर्म इधर ही, ये टर्म इधर आ जाएगी माइनस एम ये मैं इधर ले। डन, आर टी कॉमन है, बाहर आ गया। अंदर देखो एल एन, ये जो मल्टी प्लस होता है ये सारे मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ये बनेगा एल एन पी एम की पावर एम पी एन की पावर एन, सोन। नीचे जो माइनस वाला होता है वो डिवाइड में चला जाता है, दैट मीन्स पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी एंड सोन। ये आ गया। अब इधर आ जाओ, ये क्या है मेरे पास, ए दिस इंटू दिस, ये देखो ना, ये एक तरह का ये चीज आ गई, बस इन टर्म्स ऑफ नोट है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो यहां भी नोट आ जाएगी, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, जी नोट ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या एक तरह का प्रोडक्ट का, तो जी नोट ऑफ प्रोडक्ट।
डन, मैंने निकाल लिया। दिस इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पर ये तो डेल्टा जी होता है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता तो एक माइनस आ जाएगा। डन, ये आ गया मेरे पास। तो मैं इसे ऐसे ln पी एम की पावर m पी एन की पावर n ओवर पी ए की पावर a पी बी की पावर b इज इक्वल टू आर टी को मैं इसके नीचे लेके, क्लियर। ln को भी मैं इधर ला सकती हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा पी एम की पावर m n की पावर n ओवर a रेस्ट पावर a b रेस्ट पावर b इज इक्वल टू ln जब जिधर जाएगा तो e की पावर माइनस डेल्टा जी बाय आर टी। ये क्या था, प्रेशर हर कंपोनेंट का रेस्ट पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ईच रेस्ट पावर देयर कोफिशिएंट। ये क्या था मेरा केपी, पीछे हमने पढ़ा था। दिस टर्म इज केपी, ये वाली टर्म हमें पता है केपी किसके बराबर है, पी एम की पावर m पी एन की पावर n ओवर a की पावर a b की पावर b सो ऑन। I'll mark it as equation number 4. Use this in equation number 4. तो मैं इस साइड को केपी से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ उधर से, ये पूरी टर्म केपी है, ठीक है। तो केपी किसके बराबर आ गया मेरा, ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नोट बाय आर टी। डन, क्लियर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। निकाल लिया इतना, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रेशर लिया था, म्यू को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिया था, तो मेरे पास ये आया। वी कैन टेक म्यू इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, वी कैन आल्सो टेक म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन सी। अगर यहाँ पर मैं प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन ले लेती तो फॉर्मूला भी कुछ अलग होता, तब यहाँ पे केसी आ जाता। तब अगर मैं इसे पूरे को सॉल्व करती तो यहाँ पी की जगह क्या आती, टर्म सी। जब पूरे को सॉल्व किया जाता बिल्कुल वैसे, पी को सी से रिप्लेस कर दो, तो पी को सी से रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी टर्म इक्वेशन 4 बिकम 4 ये बन जाती। डन। और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन 3 थे ना, मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले लो। एक्टिविटी की चौथी एक्टिविटी थी, वो हम यहाँ नहीं ले रहे, हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, आर टी एल एन एक्स। तब ये चीज कैसे बन जाती है हमारी, एक्स ये टर्म तो सेम रहती ना, सिर्फ ये होते, तो इक्वेशन 4 बिकम दिस। टर्म 4 को इस टर्म में भी निकाल सकते थे, क्लियर। तो मैं इस तरह से निकाल सकती हूँ, तो ठीक है। तो अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मीन्स डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कई बार पूछ लेते एग्जाम में, रिलेशनशिप निकालो, निकाल तो लिया ऊपर, देखो डी जी इन टर्म्स ऑफ केपी। तो अगर मैं केपी की बात करूं, मैंने क्या लिया, ई रेज टू माइनस डेल्टा जी नोट बाय आर टी। डन। तो मैं ये ई की पावर उधर ले जाओ तो कुछ ऐसा बनेगा, एल एन के पी इज इक्वल टू ई रेज माइनस डेल्टा जी नोट बाय आर टी। मुझे क्या निकालना है, जी नोट, आर टी को इधर ले, आर टी एल एन के पी, साथ में माइनस आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला, जिसे मैंने पीछे भी लिखा है। मैंने कहा था ना पीछे आगे निकालेंगे ये डेरिवेशन, ये रिजल्ट मैंने पीछे भी लिखा है यहाँ पे। आर टी एल एन के पी वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब इन टर्म्स ऑफ केसी निकालना है, तो केसी में क्या हो जाएगा, केपी को केसी से रिप्लेस कर दो, आर टी एल एन के सी। एक्टिविटी में निकालने को कहे तो इस तरह, और अगर मोल फ्रैक्शन में कहे तो इस तरह। सी में भी आ गया, ए में भी आ गया, एक्स में भी आ गया, पी में भी आ गया। तो एक ही फॉर्मूला हमने बनाया और उसे हम हर फॉर्म में गए, आ गया ना। डेल्टा जी नॉट का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एट प्रेशर, एट कंसंट्रेशन, एट एक्टिविटी और एट मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और उसका रिलेशनशिप्स,
ठीक है, जिसमें हमने डेल्टा जी को हमने इन अलग अलग टर्म्स में निकाला। अब इसके भी जो न्यूमेरिकल है वो हम इकट्ठे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल करेंगे। जब हमारा वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा तब ये सारे न्यूमेरिकल हम एक साथ करेंगे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन पढ़ा और पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।